हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। क्लास 12th के फिजिक्स के पूरे कोर्स जो आपको नीट तक हेल्प करेंगे, उस कोर्स में हम लोगों ने अब तक 7 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और इन सातों क्लासेस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को समझा। सारी चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से छोटे छोटे वीडियोस के हेल्प के थ्रू बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हुए हैं। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स की। फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल्स के अधूरी है। फिजिक्स के लिए न्यूमेरिकल एक आत्मा जैसे हैं। अगर बिना आत्मा के शरीर नहीं है तो बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स नहीं। और न्यूमेरिकल्स को समझने का बहुत आसान तरीका है कि उन्हें ब्रेक डाउन करते चलिए और फॉर्मूलेस की अच्छी समझ होनी चाहिए आपको। जितना अच्छे तरीके से आप फॉर्मूला समझे रहोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर सकते हो। चलो, तो हम लोगों ने अब तक जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं कुलम्स लॉ से रिलेटेड, मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ। उनको नए नए तरीकों के रूप में आपको शो करता हूँ, उनको नए नए मेथड्स के फॉर्म में बताता हूँ। कैसे आप रिलेट कर सकते हो जब कोई चीज दो टर्म के बीच में दी हुई हो, ये सारी चीजें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं और बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में बहुत लंबा नहीं रखता हूं ताकि आप बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में अलग अलग तरीके से अच्छे तरीके से सीख सको, ताकि आपको भी आराम रहे चीजों को कंसीडर करने में, चीजों को एक तरीके से पढ़ने में, एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ बनाने में कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है पर्टिकुलर। इसलिए हर एक स्पेसिफिक टॉपिक की मैं एक नई वीडियो आपको देता हूं। तो आज की क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कुलम्स लॉ का क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले बात करने जा रहे हैं हम लोग कि जो जो फॉर्मूलेज अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं उन फॉर्मूलोज को एक बार हम फिर से डिस्कस कर लें और आपके माइंड में ये सारे फॉर्मूलेज एक बार में बन जाने चाहिए। जैसे मेरे माइंड में है उसी तरीके से आपके भी माइंड में होने चाहिए। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ही मजा आएगा आपको। सबसे पहले कुलम्स लॉ का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? तो आप बताएंगे सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां पर के क्या था? के था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 और Q2 क्या थे? दो डिफरेंट चार्ज थे और आर उन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी। इसी फॉर्मूले को आप लोगों ने फिर से पढ़ा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। एफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा? 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसी फॉर्मूले को आपने मीडियम के लिए पढ़ा और फॉर्मूला कैसे पढ़ा? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से आपने पढ़ा, कैसे पढ़ा? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई बिगर के टाइम्स अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो, अभी तक हम लोगों ने कुलम्स लॉ के इतने नॉर्मल फॉर्मूले पढ़े थे। ध्यान रखिएगा, इस के और ऊपर वाले के में कुछ अंतर है। ये के जो होता है ये आपका होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और आपका जो ये के होता है ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लाइए इस बात को मैं फिर से एक बार लिख दूं ताकि आपके माइंड में ये फिर से सेट रहे। इस के को हमने क्या नाम दिया है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस के को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था कि कूलम का फोर्स डिफरेंट मीडियम्स के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए बदलता है और वही प्रॉपर्टी कहलाती है परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। परमिटिविटी ऑफ स्पेस को हम डिफाइन करते हैं अपसाइलन नॉट से और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम डिफाइन करते हैं अपसाइलन एम से। उसी अपसाइलन एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपसाइलन आर अपसाइलन नॉट, जहां पर अपसाइलन आर क्या है? अपसाइलन एम क्या होता है? अपसाइलन आर टाइम्स अपसाइलन नॉट। अपसाइलन एम क्या है? मीडियम की परमिटिविटी, मीडियम परमिटिविटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। अपसाइलन आर क्या है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और अपसाइलन नॉट क्या है? ये है स्पेस या फिर एयर की परमिटिविटी, आप कह लीजिए स्पेस परमिटिविटी या फिर वैक्यूम परमिटिविटी। हम लोग वैक्यूम लिख देते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या है? जहां पर कोई भी मीडियम अवेलेबल नहीं है, वैक्यूम
परमिटिविटी। चलो अब और भी बहुत सारे फॉर्मूलेस डिस्कस करने हैं, केवल इतना नहीं हुआ, इसी का एक वेक्टर फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, और एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, एफ वेक्टर था के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर या फिर मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर, और ये था आर कैप। अगर इसी कैप को हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ये था एफ वेक्टर इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर क्यूब और यहां पर आर वेक्टर। ये कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी तक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने ये बात पढ़ी कि अगर बहुत सारे चार्जेस आ जाएं और वो सारे किसी एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा उन सभी चार्जेस के द्वारा लगाया गए फोर्स के वेक्टर सम के वेक्टर एडिशन के बराबर होगा। इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने की हैं। चलो अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले के और भी तरीके जानते हैं ना। देखिए आपने पढ़ा फॉर्मूला F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से बहुत आसानी के साथ क्लियर है, कौन सी बात क्लियर है, कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो F1 होगा, इसका मतलब क्या, F1 होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, R1 स्क्वायर के, और जो F2 होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 स्क्वायर के। ऐसा होगा ना। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूं, इन दोनों का रेशियो निकालना चाहूं, तो आप इन दोनों के रेशियो को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या होगा जब हम इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दें, ज्यादा कर दें, 1/3 कर दें, 1/4 कर दें, ट्वाइस कर दें, डबल कर दें, 4 टाइम कर दें, n टाइम कर दें, तो आप ये फॉर्मूला इजीली लगा दोगे और बहुत ही आसानी के साथ आंसर दे लोगे। चलो फिर से देखो, अगर यहीं पर इस k वाले वैल्यू को लेते हैं, इसकी वैल्यू को लेते हैं k का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। चलो एक और टर्म देखते हैं, यहां पर हम कह रहे हैं कि R सेम है, Q1 Q2 की वैल्यू भी सेम है, लेकिन हम यहां पर चार्ज में थोड़ा सा अंतर कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज को बदल रहे हैं। तो इफ R रिमेन सेम बट चार्जेस आर डिफरेंट, रिमेन सेम, अगर R सेम है तो F1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, F1 की वैल्यू लिख सकते हैं K टाइम्स, यहां पर है ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और F2 की वैल्यू है आपकी K टाइम्स Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आप क्या करिए, इनका रेशियो ले लीजिए, तो फिर से आप क्या लिखेंगे, F2 अपॉन F1 हम कर रहे हैं, फिर से हम रेशियो को क्या कर रहे हैं, F2 अपॉन F1, और ये रेशियो आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये सारी वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी, कैसे देखते हैं, इसे लिखेंगे आप K टाइम्स Q1 डैश टाइम्स Q2 डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और फिर से इसका डिवाइड K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, K कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपको इजीली ऐसा मिल जाएगा, F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। तो वो कितना आसानी के साथ हमने फॉर्मूला समझ लिया ना। सारे फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करते जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज आपको मिलते चले जाएंगे और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प हो जाएगी। तो एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर बनाया, एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर बनाया, और पीछे वाली स्लाइड पे आपने बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे। ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, फॉर्मूला का। ये मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सको। चलो अब दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी तरीके से इस पेज का भी ले लो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत ही मजेदार तरीका है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते। बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बताता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, क्वेश्चंस को रिपीट करो, उसके तरीके, एक क्वेश्चन समझ गए तो वैल्यूज चेंज करके फिर से उसी पर क्वेश्चन लगाओ। तुम जिस दिन ऐसा करना शुरू कर दोगे, तुम जिस दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर जाओगे, डेली के डेली 20 25 50 क्वेश्चन लगाने चालू कर दोगे, तुम्हें फिजिक्स बहुत ईजी लगने लगेगी।
फिजिक्स केवल थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है, फिजिक्स को समझने के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बहुत जरूरी है और अच्छी अच्छी किताबों से आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। आइए क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास टू अनलाइक चार्जेस। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले बातें लिख लो। टू अनलाइक चार्जेस मतलब हमारे पास दो ऐसे चार्ज हैं जो कैसे हैं, अनलाइक है। अनलाइक का मतलब अलग अलग है। अट्रैक्ट ईच अदर, जाहिर सी बात है हमने ये पढ़ा हुआ है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, एक फोर्स के साथ 10 न्यूटन के साथ। तो देखो यहाँ पर फोर्स दे दिया है और यहाँ पर जो Q1 Q2 है ये दोनों क्या है, अनलाइक है। मतलब एक होगा पॉजिटिव, Q1 है पॉजिटिव और Q2 होगा नेगेटिव। अच्छा ये मैंने मान लिया है, हो सकता है Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, लेकिन ऐसे कोई चेंज होने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, अब डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ये डबल कर रहे हैं। देन द फोर्स बिटवीन देम इज, उनके बीच का फोर्स क्या होगा। देखो चार्ज पार्टिकल नहीं बदला गया, बस उनके बीच की डिस्टेंस बदली जा रही है। और अभी मैंने तुमको एक ट्रिक दिया था कि अगर ऐसा कभी पूछे तो फॉर्मूला लगा दो, F2 डिवाइडेड बाई F1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अभी तुमको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे तुम समझ जाओगे कि बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। फोर्स आर स्क्वायर का कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ऐसा होता है तो आर को बढ़ाने पर, अगर आर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और कैसे डिक्रीज करेगी, उसके स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज करेगी। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक क्या कहती है कि अगर डिस्टेंस डबल हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, टाइम्स 2 हो रही है, तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4। फोर्स 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि डबल होने का मतलब इंक्रीज होता है। तो फोर्स डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तुम्हें अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आता है तो दूसरा लॉजिक फॉर्मूला की हेल्प से समझो। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने बनाया था। F2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, F1 की वैल्यू कितनी है, 10 गिवन है। R1 क्या था, जो इनिशियल वैल्यू थी, तो हमने सपोज कर लिया कि R1 की वैल्यू है 1। R2 क्या है, R2 हो जाएगा डबल, तो डबल हो जाएगा तो किसका बन लेते हैं, 2। नहीं 1 और 2 समझते हो तो इसको इस तरीके से समझ लो कि मान लिया सपोज दैट R1 की वैल्यू है R, R1 की वैल्यू है R, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। तो देखिए F2 डिवाइडेड बाई 10 और यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या रखेंगे, R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप एज इट इज लिखोगे और 2R के स्क्वायर को कैसे लिखोगे, 4R स्क्वायर लिखोगे। R स्क्वायर कैंसिल ईच अदर। वैल्यू आपको क्या मिल गई है, वैल्यू हमें मिल गई है सर F2 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से आप F2 को कैसे लिख सकते हो, F2 हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4, और इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2.5। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान था, कितना सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से क्या है। इसको समझो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका माइंड इतना कैपेबल होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि सारे लॉजिक्स आप समझते जाओ। देखो दो चार्ज पार्टिकल थे जो कैसे हैं, जो लाइक हैं, तो डेफिनेटली रिपल करेंगे विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। ये 12 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। अब आगे पढ़ रहा है, इफ अ चार्ज ऑफ -4 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस देन व्हाट इज द फोर्स विल बी, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, आपसे ये पूछना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस थे Q1 और Q2 +2 माइक्रोकूलम के और +6 माइक्रोकूलम के। अब इनको नया चार्ज दे दिया गया है, -4 माइक्रोकूलम इनको दे दिया गया। तो इसको देखो -4 दोगे तो इस पे चार्ज कितना जाएगा, +2 था, -4 देंगे तो +2 से -4 ऐसा कुछ वैल्यू है, +2 -4 कितना जाएगा, -2 आ जाएगा। तो जो Q1 डैश बन रहा है हमारा, Q1 डैश बन रहा है, Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 माइक्रोकूलम और माइनस में आ जाएगी। उसी तरीके से Q2 डैश भी निकालते हैं। Q2 डैश मतलब उस चार्ज पर नया चार्ज जो आया है, दूसरा चार्ज जो चार्ज बदल रहा है। तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 था, इसको -4 दे दीजिए, कितना आ जाएगा, इसको आ जाएगा +2 वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो यहां पर इसको कितना वैल्यू मिल गया, +2 माइक्रोकूलम। देखो इनिशियली ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या अब ये अट्रैक्ट करेंगे, नहीं।
सॉरी माफ करिएगा, इनिशियली ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा था। अब क्या ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे? नहीं, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनके बीच जो चार्जेस हैं वो क्या हो गए हैं, बदल गए हैं, अनलाइक हो गए हैं। तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अब अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो देखो, अगर तुम्हें अट्रैक्शन पता चल गया तो एक ही लॉजिक है कि थर्ड और फोर्थ तो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिपल्सन बोल रहे हैं, या तो ये जीरो होगा या तो ये रिपल्सन होगा। अब इनके बीच का जो चार्ज है वो तो अलग अलग है, मतलब 2 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम है। जीरो तो तब होगा जब या तो उनके बीच के डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया जाए, या फिर किसी चार्ज की वैल्यूज जीरो हो जाए। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली दूसरा वाला राइट आंसर है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिला तो तुरंत तुम्हें दूसरा टिक कर देना है। लेकिन लॉजिकली अगर इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा कर देखते हैं ना। तो हमारे Q1 की वैल्यू क्या थी? Q1 की वैल्यू सर हमें मिली थी पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम, और ये थी पॉजिटिव 6 माइक्रोकूलम। Q1 डैश माइनस 2 माइक्रोकूलम और Q2 डैश था प्लस 2 माइक्रोकूलम। हमें क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला एक अभी हमने पढ़ा था, जब R में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो फॉर्मूला हो जाता है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 डैश वैल्यूज डिवाइडेड बाई Q1 एंड Q2। देखो बुक्स में देखोगे तो सबसे पहले वो R की वैल्यू निकालेगा, फिर R की वैल्यू निकाल कर नया फॉर्मूला लगाएगा और फिर कैलकुलेट करेगा। बहुत लंबा हो जाता है, उस तरीके से सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसको थोड़ा छोटा कर देंगे और ये हो जाएगा माइनस 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम। और यहां से निकालिए F2 डिवाइडेड बाई F1। F1 की वैल्यू कितनी दे रही है? 12। इसकी वैल्यू को कितनी मिली है? 2 माइक्रो। देखो माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6। Q2 की वैल्यू कितनी मिली है? 2 माइक्रो, तो 2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई Q1 की वैल्यू कितनी थी? इनिशियली Q1 की वैल्यू थी 2 माइक्रो, तो 2 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, और ये वैल्यू है 6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस ऑफ 6, क्योंकि ये 6 माइक्रोकूलम था। जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उन्हें काट दीजिए। सबसे पहले तो माइक्रो वाले टर्म्स सारे कैंसिल हो गए, देखो कितना इजी कैंसिलेशन हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब F2 बराबर आपको क्या मिल जाएगा? F2 इज इक्वल टू मिल जाएगा, इस 12 को हमने उस तरफ भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 12 डिवाइड बाई 6। 6 ने 12 को मारा, हमें मिला कितना? 2। F2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। और अगर हमने यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव रखी होती तो F2 बराबर नेगेटिव 4 मिल जाता, तो नेगेटिव का मतलब होता है कि अट्रैक्शन। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उन्हें ब्रेक डाउन करते चलो। फॉर्मुलेस की अच्छी समझ होनी चाहिए, और क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन कर दोगे आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर। दो चार्ज के बीच जो हवा में है उनके बीच का जो फोर्स है, जो डिस्टेंस r पर लग रहा है, वो है F। अब यहां पर क्या कह रहा है? देन द फोर्स बिटवीन दी सेम टू चार्जेस इफ अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग k इज इक्वल टू 4 and the thickness of this dielectric is given by r by 2 is introduced between the charges। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन बहुत मजा देता है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक पूरा नहीं है। ये पहला चार्ज Q1 हमारा है, ये दूसरा चार्ज Q2 हमारा है। अब इनके बीच इनिशियली जब एयर था तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स था वो था F। अब क्या हो रहा है कि इसके आधे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। तो इस R के हाफ पोर्शन पे, इस R के हाफ पोर्शन पे इसमें क्या कर दिया है कि इन्होंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल कर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 4, और बाकी में हाफ में क्या है? एयर है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते यहां पर डायरेक्टली कूलम्स लॉ इन मीडियम का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरे में मीडियम नहीं भरा है, हाफ में भरा है। तो अब देखो, इसके लिए हम फॉर्मूले को फिर से थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और उस रीअरेंज फॉर्मूले को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ इन मीडियम, कूलम्स लॉ इन मीडियम। मीडियम में कूलम लॉ क्या होता है? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई K अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यही होता है। देखो, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहता हूं। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई K R स्क्वायर।
अच्छा के आर स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? देखो इसको थोड़ा समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इस के आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रूट ऑफ के टाइम्स आर का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू है ना। रूट ऑफ के क्या है? वो स्क्वायर के साथ चला गया इसलिए रूट हो गया, तो रूट ऑफ के टाइम्स आर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया है कूलम्स लॉ के लिए, एक स्पेशल कंडीशन के लिए जब हमने के को आर के साथ कर दिया। अब अगर आधे में कुछ डिस्टेंस के लिए क्या है, के की वैल्यू चेंज है और कुछ के लिए के की वैल्यू डिफरेंट है, तो आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे, एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, और यहां पर आप लगाएंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो R, तो आप लिखोगे R1 टाइम्स रूट ऑफ K1 प्लस R2 टाइम्स रूट ऑफ K2। उस R को जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जैसे वो डिवाइड हुआ, जैसे वो बटा, जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, उसको आप उसी की तरीके से ऐड करके रख दोगे और उसका स्क्वायर करके रख दोगे। ये नया फॉर्मूला आपको मिल जाएगा कि ऐसा मीडियम जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे फील्ड में ना हुआ हो, आधे के लिए भरा हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो कितना मजेदार सवाल था। आते हैं सवाल पे। तो अब अगर वो फॉर्मूला लगाओगे तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फिर से समझो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर लॉजिकली समझोगे तो तुम्हें एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? 1/रूट में R1 टाइम्स रूट ऑफ K1 प्लस R2 टाइम्स रूट ऑफ K2 होल स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ऐसा। तो इसे अगर मैं F2 नाम दे दूं, तो अब आपको F और F1 को नॉर्मली केस दे दूं, F1 इज इक्वल टू 1 में R स्क्वायर, F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर। तो अब आपको कैसा फॉर्मूला मिल जाएगा? F2 डिवाइड बाई F1 की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा R1 टाइम्स रूट ऑफ K1 प्लस R2 टाइम्स रूट ऑफ K2 होल स्क्वायर। दैट्स इट। समझ रहे हो ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला स्पेशल केस हुआ है लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए। देखो हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि जितने भी टाइप के कॉलम्स के क्वेश्चन है हम लोग उसको लगाएं, अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। देखो कूलम्स लॉ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आज से नहीं बहुत सालों से आ रहे हैं। कभी 2 साल के गैप पे पूछ देता है, कभी 3 साल के गैप पे पूछ देता है ना, फिक्स तो नहीं है ना कि इस साल देगा ही देगा या नहीं देगा, लेकिन हमें पढ़ना है, कब दे दे हमें क्या पता। चलो ये फॉर्मूला लगाते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो F1 की वैल्यू क्या है? F है। चलो लगाते हैं F2 डिवाइड बाई F1, पहले वैल्यू थी R स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो R1 टाइम्स रूट ऑफ K1 प्लस R2 टाइम्स रूट ऑफ K2 स्क्वायर। समझिए F1 की वैल्यू गिवन है F1 की वैल्यू क्या है? F गिवन है, और K1 की वैल्यू एयर के लिए, हम इसे किसके लिए सपोज कर ले रहे हैं? एयर के लिए, जो आधे में एयर फिल है उसकी वैल्यू होती है 1, और जो आधे में जो एक नया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया है K2 की वैल्यू, उसे हमने सपोज कर लिया 4। सपोज क्या कर लिया? वो 4 गिवन है। चलो यहां पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा F2 डिवाइड बाई F, R स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए आधे में फिल किया है ना, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2। समझो आधे के लिए फिल किया है तो R1 की वैल्यू क्या है? R/2, R2 की वैल्यू क्या है? R/2 ना। चलो इसे K1 को यहाँ पर 4 कह देते हैं और K2 को यहाँ पर 1 कह देते हैं, क्योंकि हमने उसी तरीके से थोड़ा सा माना हुआ है उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा R/2 रूट ऑफ 4 प्लस R/2 रूट ऑफ 1 होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा इज इक्वल टू R स्क्वायर डिवाइड बाई R/2 रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और वो 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस R, और R/2 रूट 1 की वैल्यू केवल 1 होती है, तो ये वैल्यू आपको मिल जानी क्या? R/2 होल स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। चलो एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं। आप यहां पर क्या हो गया? ये F2 डिवाइड बाई F जो वैल्यू दे रहा था इज इक्वल टू ये है R स्क्वायर, और बॉटम में हमें क्या मिला? R प्लस R/2 होल स्क्वायर। R प्लस R/2, एक प्लस आधा, एक प्लस आधा कितना? 1.5। 1.5 को कैसे लिख सकते हो? 3/2 लिख सकते हो। 1.5 का मतलब 1.5। तो F2 डिवाइड बाई F, और इसे आप कैसे लिखेंगे? R स्क्वायर,
और इसे आप लिख सकते हैं 3/2 r का होल स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये मिलेगा r स्क्वायर डिवाइड बाई 9/4 आर स्क्वायर, 4 आप ऊपर भेज देंगे, 4/9 टाइम्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, कैंसिल किया, F2 बराबर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 4/9 टाइम्स F। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जब हमने आधे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया था। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पीछे जाके देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस हियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्जेस, दो ऐसे चार्ज हैं जो यूनिट हैं, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए 2 यूनिट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अ थर्ड चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट, एक पॉजिटिव चार्ज को एग्जैक्टली यहां पर रख दिया गया है। इफ द सिस्टम ऑफ दीज 3 चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, इन चार्जों का जो सिस्टम है अगर वो इक्विलिब्रियम में रहता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वैल्यू ऑफ Q, इस Q की वैल्यू कूलम में बताइए कि कितनी होगी। देखो यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव 1 है और यहां पर नेगेटिव 1 ऐसा, और Q की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। इसका एक डायरेक्ट ट्रिक मैं तुम्हें बताऊं, कभी भी अगर 3 चार्ज सिस्टम देता है, मिडिल वाले की वैल्यू पूछ रहा है और 2 चार्जेस आपको दे रहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो Q को डायरेक्टली कर दो अनदर चार्ज जो Q है, अगर वो दोनों सेम है, उस सिचुएशन के लिए बता रहा हूं कि ये वाली वैल्यू भी सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो Q डिवाइडेड बाई 4, तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 डिवाइड बाई 4, और 1 डिवाइड बाई 4 कितना मिल जाना है 0.25 ना। इसे हम लोग बिगर Q से बना देते हैं फॉर्मूला के लिए या ट्रिक के लिए आप कह लो, ट्रिक के लिए इसे हम लोग क्या कर देते हैं बिगर Q कर देते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, ट्रिक क्या है इसकी कि Q इज इक्वल टू Q/4 लगा दीजिए। Q की वैल्यू 1 दी है, अगर यहाँ पर 2 होती तो 2/4 कर देते आप और उसकी वैल्यू मिल जाती। यहाँ पर यूनिट बोल रहा है तो यूनिट की वैल्यू 1 दी है, तो 1/4 आपका आ जाएगा 0.25 और ये हो जाएगा राइट आंसर, सही आंसर। ये ट्रिक थी। अब इसका लॉजिक समझो, तो लॉजिक क्या कहता है हमसे कि 3 चार्ज सिस्टम है, एक यहां पर है जिसकी वैल्यू हमने Q सपोज की है माइनस ऑफ Q, एक यहां पर है जिसकी वैल्यू हमने माइनस ऑफ Q सपोज की है, और ये मिडिल में है जिसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है Q, और ये पॉजिटिव है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस सेम होने वाली है। अगर इनिशियली डिस्टेंस r थी तो ये r/2 और r/2 होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल होगा उसको सॉल्व करना। तो मैं इसे सपोज कर लेता हूं ये 2r था तो ये r हो जाएगा और ये r हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो सब पे फोर्स लग रहा है, किसी पर भी जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स क्या है 0 है। तो हमने इस वाले को एज्यूम कर लिया कि इस पर जो नेट फोर्स है F नेट है वो क्या है 0 है। कैसे होगा, देखो ये माइनस ये रिपल करेगा, क्या करेगा रिपल करेगा। तो रिपल किस डायरेक्शन में करेगा, रिपल करेगा सर इस डायरेक्शन में। तो ये फोर्स हो गया इस नेगेटिव के कारण, और ये वाला जो Q है ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स हो गया इसके कारण। तो ये दोनों फोर्स F1 और F2 क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। F1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा K टाइम्स स्मॉल q टाइम्स बिगर Q टाइम्स R स्क्वायर, और F2 क्या होगा, F2 होगा K टाइम्स दोनों बिगर Q हो जाएंगे और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दो, K कैंसिल 1 Q कैंसिल अनदर Q कैंसिल, Q अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर आपको क्या वैल्यू मिल गई देखिए Q अपॉन में 2R का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और Q इज इक्वल टू क्या मिल गया Q अपॉन में 4 मिल गया, जो हमारी ट्रिक थी। हो गया, लॉजिकली सॉल्व कर दिया हमने इसे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, अब एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है Q1 और Q2 में। ये चार्ज Q था, ये डिवाइड हो गया, बट गया है 2 अलग अलग चार्जेस में, एक यहां पर आ गया Q1 और एक यहां पर चला गया Q2। अब कह रहा है कि ऐसा बटा हुआ है सच दैट इट एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन व्हेन सेपरेटेड बाय द सर्टेन डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ Q इज इक्वल टू Q1 एंड Q2। हमेशा याद रखना मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन तभी एक्ट करेगा जब इनके बीच लगने वाला फोर्स, जब इनके जो चार्जेस हैं वो दोनों क्या हो सेम। तो अगर सपोज करो कि इसकी वैल्यू Q थी तो इस पे जो चार्ज आना चाहिए वो आना चाहिए Q/2, और इस पे भी जो चार्ज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए Q/2 आना चाहिए।
या फिर अगर ये 4 था तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 और इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 2 थी तो इनकी वैल्यू आनी चाहिए थी 1 और इनकी वैल्यू आनी चाहिए थी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? क्या ये 1 होगा? नहीं, ये नहीं होगा। क्या ये 3 होगा? नहीं होगा। क्या ये 2 होगा? नहीं होगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। हमेशा याद रखना है मैक्सिमम फोर्स चार्जेस के बीच में तब लगता है जब द केस या फिर कंडीशन उनकी जो चार्जेस की वैल्यूज हैं वो दोनों बराबर होंगी, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC of side this much. The force on the charge of the 5 microcoulomb placed at A is. चलो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और इस पे ABC बनाते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। B और C की वैल्यू कितनी है? -200 और +200। तो यहां पर वैल्यू है प्लस ऑफ 200 माइक्रोकूलम और यहां पर वैल्यू है -200 माइक्रोकूलम और ए पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज कितना होगा ए पर, टोटल फोर्स कितना होगा ए पर ना। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बी ए को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, सी ए को अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ऐसा होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एंगल 60, ये एंगल 60, ये भी एंगल 60, तो ये एंगल 120 नहीं हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई तुम्हें? 120 डिग्री मिल गई। एक फोर्स ये लग रहा होगा F1 और एक फोर्स ये लग रहा होगा F2। लॉजिकली सोचो तो डिस्टेंस बराबर है, F1 और F2 की वैल्यू भी बराबर होगी। F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, जिसे हम सपोज कर ले रहे हैं F, जिसे हम क्या सपोज कर ले रहे हैं? F सपोज कर ले रहे हैं। और अब इसका फॉर्मूला एक याद है तुम्हें? मैंने रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू विद इन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बस हिंट देना चाहता था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लास्ट की क्लास में हम लोगों ने समझा था, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास स्टॉप करूंगा। मैंने आपको पूरा हिंट बता दिया है, सारी चीजें बता दी हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना स्किल यूज करके फॉर्मूलेस को पुट करना है और आंसर बताना है। तो आप सभी ये क्वेश्चन करो और इसके जो आंसर आपको मिलते हैं वो कमेंट करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आप भी उतने ही एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए जितना एक्साइटेड हम हैं आपको पढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारी क्लासेस की अपडेट आपको वहां पर मिलती है। अगर आप टेलीग्राम पे टाइप करते हो ASIA फाउंडेशन तो भी आप हमें पा सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास चल रही है, एकदम बेसिक लेवल से क्लास चल रही है। बहुत ही मजा आने वाला है आपको। आगे हम और भी चीजें करने वाले हैं, HC वर्मा के सॉल्यूशंस, NCERT के सॉल्यूशंस और भी नई नई बुक से सॉल्यूशन जो अच्छी से अच्छी किताबें हो सकती हैं, सारे सॉल्यूशंस के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद।